Welcome to another lecture for ACCA taxation. Today we are going to have an understanding for another source of income, that is employment income. So हम एम्प्लॉयमेंट इनकम के सारे डायनेमिक्स के ऊपर बात करेंगे, सारे रूल्स को अंडरस्टैंड करेंगे, हाउ टू अप्लाई, किस एम्प्लॉय की क्या सिचुएशन है. एम्प्लॉयमेंट इनकम वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है, यू आर अर्निंग योर सैलरी, दैट्स द पार्ट ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट इनकम, ठीक है. बट अदर देन दैट देर आर सम अदर कॉम्पोनेंट्स एज वेल जो आपकी इनकम में ऐड होंगे, जैसे कि आपके बेनिफिट्स हैं, ठीक है, वो चार्जेबल हैं, टैक्सेबल हैं, एग्जेम्प्ट हैं, क्या क्या चीज़ें, तो वो वी आर गोइंग गोना अंडरस्टैंड दैट, लाइक, ओके. एंड देन देर आर मेनी वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस दैट कम अप इन एम्प्लॉयमेंट इनकम. इस पर भी आप MCQs एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड यू नो इन दिस CRQs एज वेल अ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कैन ऑल्सो कम अप. Okay, so the first thing that is like on the screens, the very first thing is the company car benefit. The employees who are being awarded with the company cars, वो अपनी पर्सनल यूज़ के लिए भी उसको यूज़ कर सकते हैं. तो अब उसका बेनिफिट कैलकुलेट करना है कि वो किस तरीके से. सो नाउ अगैन फिस्कल ईयर पे जितनी सारी की सारी फाइनेंस एक्ट में जितने रेट्स लिखे होते हैं वो सारे फिस्कल ईयर पे एप्लीकेबल होते हैं. तो कंपनी कार परसेंटेजेस, नो चेंज इन दैट. सो नाउ दीज परसेंटेजेस आर गिवन टू यू, जो आपको पता होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि हम उसको अपने क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए यूज़ करेंगे. The percentage for electric cars with zero carbon dioxide emissions is 2%. जितनी भी परसेंटेज गाड़ियों पे है फाइनेंस एक्ट में, वो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन पे ही बेस करती है, ठीक है. जितने ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट होगी इन्वायरमेंट में, उतने ही ज़्यादा HMRC आपको टैक्स करेगा, ठीक है. इट्स अ काइंड ऑफ अ पेनल्टी, लाइक यू कैन अंडरस्टैंड दैट. अच्छा, और अगर हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार है, and the carbon dioxide emissions is between 1 and 50 grams per kilometer, so then you have to see electric range. अब इसमें आपके पास एक चीज़ तो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन का क्राइटेरिया है, और दूसरा क्राइटेरिया आपके पास है इलेक्ट्रिक रेंज का, ठीक है. तो इफ इट्स लाइक 30 to 39 माइल्स ट्रैवल किया हुआ अगर उसने, तो उसके ऊपर इतनी % है. तो वी कैन सी how is it that the more the car is like in the higher electric range, उतनी ही कम % उसके ऊपर अप्लाई हो रही है. Then for a car with a carbon dioxide emission rate of between 51 and 54, this is 15%. 16% बेस परसेंटेज. बेस परसेंटेज का मतलब ये होता है कि 16% तो है ही है, उसके बाद जितनी एडिशनल होगी वो आप प्लस करके और फिर उसमें ऐड करेंगे. बेस परसेंटेज ऑफ 16% राइजेस इन 1% स्टेप्स फॉर ईच, यानी कि अगैन 1/5 का रूल अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे. कब? जब आपके पास 55 ग्राम्स पर किलोमीटर से चीज़ एक्सीड कर जाए, और मैक्सिमम आप बस 37% तक जा सकते हैं. फिर आंसर इज कमिंग मोर देन दैट, आपको उसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, ठीक है. देर इज़ अ 4% सरचार्ज फॉर डीजल कार्स विच डू नॉट मीट दिस स्टैंडर्ड. ये क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा. कंपनी डीजल कार्स मीटिंग द RDE2 स्टैंडर्ड आर ट्रीटेड एज इफ दे वर पेट्रोल कार्स. परसेंटेज रेट्स वही अगैन लोअर रेट ऑफ 15%, लाइक दैट बेस इज ऑलरेडी देयर. और अगर डीजल कार है तो फिर वो 4% से इंक्रीज होगी, लेकिन ये भी 37% से ज़्यादा नहीं जा सकती है. अब अगर लेट्स से ये 33% आपका आंसर आता है, यू विल बी एडिंग 4% फॉर दैट एंड दिस इज गोना बी 37. बट इफ योर आंसर इज 37% ओनली, वो तब भी यहीं पर रिस्ट्रिक्टेड रहेगा. इससे ज़्यादा हम उस परसेंटेज पे नहीं जा सकते, लाइक दिस इज रिस्ट्रिक्टेड. द कंपनी कार बेनिफिट इंफॉर्मेशन, ये सारी खैर आपको सारी की सारी चीज़ें एग्जाम्स में गिवन हो. Then coming towards the car benefit percentage, the relevant base level of carbon dioxide emissions is 55 grams per kilometer. Percentage rates ये सारे हैं. अगर 51 से 54, this is 15, but जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 1% से वो चीज़ इंक्रीज कर जाएगी अगर 55 ग्राम से ज़्यादा एक्सीड कर जाती है अमाउंट, ठीक है. उसके बाद अगैन सेम थिंग्स लाइक दे आर जस्ट बीइंग रिपीटेड. सो इलेक्ट्रिक कार्स के लिए 2% एंड हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार्स के लिए सारी की सारी चीज़ें. Now let's come towards this question, and it is having like 4 employees involved in this question, और उनके अपने different scenarios हैं. During the tax year 24-25, Fashionable PLC provided the following employees with company cars. Amanda was provided with a hybrid electric company car. उसकी गाड़ी की स्पेसिफिकेशन बता दी है. The car has a list price of 32,200, और हम अगर उसका रेट देखेंगे तो that is 24 grams per kilometer.
and an electric range of 90 miles. So let's go to all that information that the examiner provided us कि अब हम उसको कैसे अप्लाई करेंगे. हमने देखी इलेक्ट्रिक रेंज कितनी है 70 to 129 माइल्स के बीच में. So you can see 5% will be applied. और इसके अलावा उसकी जो एमिशन है दैट इज़ 24. ठीक है, 1 से लेके 50 ग्राम्स पर किलोमीटर तक के बीच में. ठीक है, और लिस्ट प्राइस है 32,000. इट विल बी अ वेरी वन लाइनर वर्किंग. ये काइंड ऑफ एक MCQ भी है फॉर 2 मार्क्स. तो ये अभी हम इसमें मार्क्स गेन करेंगे. कमिंग टूवर्ड्स अनदर सिनेरियो, Betty was provided with a new diesel company car. The car has a list price of 16,400, 99 grams per kilometer. और कार जो है वो RDE2 स्टैंडर्ड पे मीट करती है, तो फिर वो एडिशनल उसके ऊपर 4% नहीं लगेगा. ठीक है. देन चार्ल्स वॉज प्रोवाइडेड विद, ये भी डीजल कंपनी कार है. और इन दोनों में फ़र्क ये है कि बेटी की जो गाड़ी है वो RDE2 स्टैंडर्ड को मीट करती है, और चार्ल्स को जो गाड़ी दी है उस पे RDE2 स्टैंडर्ड मीट नहीं होता. तो देन 4% विल बी लिवाइड हियर, एंड वी कैन सी दैट द एमिशन रेट इज 102 ग्राम्स पर किलोमीटर. Diana was provided with a new petrol company car. Car has a list price of 84,600, 178 grams per kilometer. Diana paid Fashionable PLC 1,200 during the tax year for the use of the car. ठीक है, उसने contribution की है. So now we are, what are we supposed to calculate? We are supposed to take out the company car benefit. अब Amanda के केस में क्या है, जैसे हमने सबसे पहले देखा कि मैंने आपको बताया कि उसकी जो रेलिवेंट परसेंटेज है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गोना चेक दी इलेक्ट्रिक रेंज माइल्स में वो कौन सी रेंज में फॉल कर रही है. तो हमने देखा वहाँ से दैट इट वाज फॉलिंग ओवर हियर 70 to 129, तो 5% यहाँ से पिक हो गया. अब द सीट्स एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक रेंज इज रेलिवेंट ओवर हियर, दिस इज, और इलेक्ट्रिक रेंज आप किसकी देखेंगे जो 1 से 50 ग्राम्स पे फॉल करती है. तो 24 ग्राम्स पर किलोमीटर है, तो फिर यहाँ पे आ गई. उसके बाद द कार वॉज अवेलेबल थ्रू आउट 24-25. तो सिंपल आपने क्या करना है, उसकी लिस्ट प्राइस पे आप परसेंटेज लिवाई कर देंगे, दैट्स ऑल. और यहाँ पे हमारे पास डेट स्टार्टिंग की नहीं बताई कि गाड़ी उसको कब मिली है, तो इट इज़ लाइक थ्रू आउट द ईयर उसने लिख के दे दिया है, थ्रू आउट द टैक्स ईयर. तो इट मीन्स उसको पूरे साल ही बेनिफिट है. सो वेरी सिंपल, आप कोई मंथ्स अपॉर्चनमेंट नहीं करेंगे. 32,200 multiply by 5%, so you have your answer over here. This is a very simple scenario. आगे चलते. अब जो बेटी के पास गाड़ी थी वो डीजल कार है. ठीक है, अच्छा. फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन आप देखेंगे उसके कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन 99 ग्राम्स पर किलोमीटर है, यानी ये 55 ग्राम से ऊपर है. तो हम यहाँ पे 1/5 का रूल अप्लाई करेंगे. आप इसको डिविजिबल रूल कह सकते हैं. तो अब इसकी आप एप्लीकेशन देखें किस तरीके से होगा. अब 99 आपने करना है, देयर इज अ कॉन्सेप्ट, जैसे राउंडिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट होता है. अगर मैं कहती हूँ मेरा आंसर आया 59.6, तो आई कैन राउंड इट ऑफ टू 60. ठीक है, लेकिन जब भी आप परसेंटेज फॉर द कंपनी कार बेनिफिट की कैलकुलेशन कर रहे हैं, यहाँ पे राउंड ऑफ का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, यहाँ पे राउंड डाउन का कॉन्सेप्ट है. ठीक है, नियरेस्ट बैक की तरफ आपने जाना है. फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज़ 99, तो राउंड डाउन आप बजाय अपने फाइनल आंसर को राउंड डाउन करें. इससे बेहतर है कि आप फिगर को ही पहले राउंड डाउन करना है, बजाय इसके कि पहले आप 99 में से 55 एक्सीड करेंगे, फिर उसको डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, पॉइंट्स में आंसर आएगा. नो, यू कैन डायरेक्टली राउंड डाउन दिस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन फिगर. ठीक है, तो 99 को हम राउंड डाउन करेंगे 95 से, और यही इजी अप्रोच है ताकि आप इसको डिवाइड कर सकें. सो नाउ द मिनिमम परसेंटेज ऑफ 16% इज इंक्रीज्ड इन 1 स्टेप्स फॉर इजी. वही वाली बात है जो आपको बताई थी 1/5. सो नाउ व्हाट विल हैपन दैट 95, ओके, देन यू आर गोना डिवाइड बाय, लेट मी ओपन एक्सेल, और वहाँ पे हम लेट्स डू दीज कैलकुलेशंस वेरी क्विकली, अदरवाइज यू पीपल कैन डू इट ऑन योर कैलकुलेटर्स. वी आर गोना हैविंग इट लाइक 95. सो नाउ यू आर गोना हैव लाइक 8%. ठीक है, लेकिन ये 8% किस पे अप्लाई होगा, 16% पे. ठीक है, दैट इज द बेस परसेंटेज आउट देयर फॉर द डीजल कार. तो उसके बाद और ये RDE स्टैंडर्ड पे इट्स नॉट एप्लीकेबल बिकॉज RDE स्टैंडर्ड इज मेट जस्ट लाइक आई सेड बिफोर. तो फिर हम 4% नहीं लगाएंगे. तो नाउ ये फाइनल परसेंटेज इज 24%. तो वो आप लिस्ट प्राइस पे लिवाई करेंगे. और अगैन इसको भी पूरे साल के लिए गाड़ी मिली हुई है, तो इसके पास भी इसका बेनिफिट 3,936 वेरी क्लियरली आ जाता है. नेक्स्ट मूविंग टूवर्ड्स दी चार्ज, जिसके ऊपर हम चार्ज लिवाई करेंगे फाइनली, बिकॉज
RD2 स्टैंडर्ड को मीट नहीं करता। तो अगेन इसकी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस हम देखेंगे कितनी है। चार्ल्स को, अच्छा इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको पूरे साल के लिए गाड़ी नहीं मिली थी, इसको 6 अगस्त पे मिली थी। तो ऑलवेज व्हाट यू आर गोना डू इज दैट यू आर गोइंग टू फाइंड इट फॉर योर रेलेवेंट फिस्कल ईयर। तो जो हमारा फिस्कल ईयर है वो कब स्टार्ट होता है? इट स्टार्ट लाइक ऑन 6 अप्रैल 2024 एंड एंड्स एट 5 अप्रैल 2025। ठीक है, फिर वो एग्जामिन होता है आपका जून 25 ऑनवर्ड्स। सो फॉर एग्जाम्पल नाउ लेट्स काउंट द मंथ्स वेरी क्विकली, क्योंकि ये पोर्शन में आपको करनी पड़ेगी। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, टिल 8 मंथ्स। अब देखते हैं अगेन उसकी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस जो है वो 55 से ज़्यादा है। It is 102 grams per kilometer. So again, it is more than like the 16% will be applied. उसके बाद आप देखेंगे 102, तो 102 का नियरेस्ट क्या है? 100, like round down. तो 100 में से आप 55 माइनस करके डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, you will have your percentage of 9. So 16 plus 9 becomes 25%, और उसके बाद जो RD2 स्टैंडर्ड वो मीट नहीं कर रहा, 4% का चार्ज वो उसके ऊपर देगा। तो फाइनली जो उसकी परसेंटेज है वो 29% आ रही है। 37 तक आप जा सकते हैं अगर आपका आंसर उस तक आए, बट अगेन हमें 30 भी क्रॉस नहीं किया है। तो अगेन कैन यू सी दिस कैलकुलेशन, लिस्ट प्राइस पे 29% और सिर्फ 8/12 मंथ्स। वाई? बिकॉज द कार वॉज ओनली अवेलेबल फॉर 8 मंथ्स। जब पूरा साल उसने गाड़ी यूज़ नहीं की, उसको मिली ही नहीं है, तो फिर बेनिफिट भी डेफिनेटली पूरे साल के लिए नहीं होगा। देन मूविंग फॉर डियाना। अच्छा, डियाना कि ट्विस्ट क्वेश्चन में ट्विस्ट ये था कि वो कुछ खुद से कंट्रीब्यूट करी थी, तो जाहिर सी बात है वो वाला पार्ट हम डिडक्ट कर देंगे कि वो उसके बेनिफिट में ऐड नहीं होगा। सो अगेन 16%, उसके बाद सेम चीज़ आप करेंगे 175, अगेन राउंड डाउन, डिविजिबल रूल, एंड नाउ यू आर गोइंग टू हैव योर परसेंटेजेस। इसके अंदर क्या चीज़ है कि आंसर आ रहा है 40%, लेकिन एज इट वॉज स्टेटेड अर्लियर दैट 37% से ज़्यादा बियॉन्ड आप जा नहीं सकते। तो हम इसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे 37 पे, बेनिफिट फाइंड आउट करेंगे और माइनस कर देंगे जो कॉन्ट्रीब्यूशन इसने की थी। ठीक है, लिस्ट प्राइस में से कंट्रीब्यूशन माइनस नहीं कीजिएगा। सम ऑफ द स्टूडेंट्स डू दीज थिंग्स एज वेल, दैट लिस्ट प्राइस में से वो कंट्रीब्यूशंस माइनस कर देते हैं। वी डोंट नीड टू डू, फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द बेनिफिट, आउट ऑफ दैट वी विल डू दैट, जिससे आपका बेनिफिट डेफिनेटली कम हो रहा है। तो दिस वॉज डन फॉर योर कंपनी कार बेनिफिट। नाउ वी हैव कंपनी वैन बेनिफिट। ठीक है, उसके लिए कैलकुलेशंस किस तरीके से हैं? एनुअल स्केल चार्ज यूज टू कैलकुलेट द बेनिफिट वेयर एन एम्प्लॉय इज प्रोवाइडेड विद अ कंपनी वैन। ये स्केल चार्ज है, ठीक है, स्ट्रेट अवे वो आपकी परसेंटेज अप्लाई हो जाएगी इसके ऊपर। वैन्स प्रोड्यूसिंग जीरो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस हैव अ जीरो बेनिफिट चार्ज। अगर कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जीरो है, कोई चार्ज नहीं है उसके ऊपर। Moving forward towards the company car fuel benefit. Okay, we are done with the company car benefit. अब कंपनी आपको फ्यूल भी दे रही है साथ में, तो ये भी बेनिफिट है। फ्यूल किस तरीके से कैलकुलेट होगा? फॉर द टैक्स ईयर द बेस फिगर इज 27,800। ठीक है, अब इसके ऊपर आपकी परसेंटेजेस रिवाई होंगी is same for whatever like the percentages that are being used for calculating company car benefit। अभी हमारे जो आंसर्स आए हैं सारे के सारे 29%, जितनी परसेंटेज भी आएगी तो वो सारी की सारी 27,800 पे अप्लाई हो जाएगी, और वो आपका फ्यूल बेनिफिट है। इसकी एप्लीकेशन भी हम सेम इसी सिनेरियो पे देखेंगे। Amanda was provided with fuel for private use between 6th April 2024 and 5th April 2025. Then Betty was provided with fuel for private use between 6th April 2024 and 31st December 2020. Again months. ठीक है. Charles was provided with fuel for private use between 6th August and 5th April. ठीक है, इसके तो खैर 8 months थे. Then Diana was provided with fuel, और ये सारे उनकी अपनी डायनेमिक्स हैं। Just read the question like very carefully. Private use between 6th April and 5th April 2025. She paid during the tax year towards the cost for, अच्छा इसने फिर again 1,000 खुद से contribute किया हुआ, like she has paid for the fuel cost. Now Amanda, like हमने क्या उसकी percentage निकाली थी question में? 5% straight away आपने जो charge आपको दिया हुआ है 27,800 उसको मल्टीप्लाई किया, यू हैव योर फ्यूल बेनिफिट नाउ। सेम गोज फॉर बैटी इज वेल, बट अगेन अपोर्शनमेंट करेंगे, जितने मंथ्स के लिए फ्यूल अलाउ हुआ है उतने ही मंथ्स का बेनिफिट आएगा। And just in the case of Diana, what has happened like 10,826, or there's no, अगर उसने खुद से the cost of the fuel is like not reimbursed to the
टू द एम्प्लॉई, तो उसके ऊपर कोई डिडक्शंस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रेट अवे जितनी परसेंटेज है मल्टीप्लाई, इसके लिए भी ये 757 का चार्ज है, ठीक है। एंड व्हाटसोएवर और वैन में देयर इज नो फ्यूल बेनिफिट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है अप्रूव्ड माइलेज अलाउंस का, ठीक है। इसमें क्या चीज़ है, जिसके भी रेट्स हैं। फॉर एग्जांपल आपने, और इसमें क्या चीज़ है कि माइलेज अलाउंस आपको सिर्फ उस वक्त मिलता है जिसको हम ट्रैवल अलाउंस, TADA, इस तरह की चीज़ें कहते हैं। वो आपको सिर्फ और सिर्फ उस टाइम पे मिलता है जब आप बिजनेस पर्पज़ के लिए ट्रैवल करते हैं। आप पर्सनल पर्पज़ के लिए ट्रैवल करें तो वो माइलेज अलाउंस पे काउंट नहीं होता, वो आपको एम्प्लॉयर कुछ भी रिइम्बर्स नहीं करेगा उसमें, ठीक है। सो अप्रूव्ड माइलेज अलाउंस, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक आपको एग्जांपल यहाँ पे देती हूँ। आप अगर अपने घर से ऑफिस जा रहे हैं, ठीक है, तो दिस इज़ नॉट द इशू ऑफ द एम्प्लॉयर, राइट, दैट्स योर जॉब बेसिकली। उस पर आपको कोई TADA एडमिसिबल नहीं होता। लेकिन हाँ, आप ऑफिस जाके उसके बाद यू आर गोइंग टू अ क्लाइंट, ठीक है, जैसे ऑडिट में होता है, कंसल्टेंसी में होता है, या वट एवर बिजनेस रीजन्स आर देयर और बिजनेस ट्रिप्स, उसमें एम्प्लॉयर पेज यू दैट अलाउंस, और वो फिर कंपनीज़ की पॉलिसीज़ पे डिपेंडेंट है। बट यहाँ पे फिस्कल ईयर में ये चीज़, फाइनेंस एक्ट में ये चीज़ है। तो अब लेट्स सी हाउ दिस इज़ लाइक अप्लाइड फॉर एन एम्प्लॉय। विद अ रेट ऑफ 45 पेंस पर माइल आपको दिए जाते हैं अगर आपने, और देखिए इसने लिख दिया है 10,000 बिजनेस माइल्स। सो बिजनेस माइल्स का क्या मतलब है कि बिल्कुल आप बिजनेस पर्पज़ के लिए ट्रैवल कर रहे हैं। सो एंड 25 पेंस इन एक्सेस ऑफ 10,000 माइल्स स्ट्रेट अवे. So then you are having your official rate of interest as well. Official rate of interest is used when calculating the taxable benefit arising from a beneficiary. अच्छा, ये भी एक benefit होता है, ठीक है। आप अपने employer से लोन ले रहे हैं अगर, तो उसमें आपके पास भी benefit है। और वो कैसे calculate होगा, definitely official rate of interest पे होगा। ओके, ये है एक सिनेरियो है लिविंग अकोमोडेशन का, उसको जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये वाली बात अप्लाई होगी। अभी यहाँ पे ये अप्लाई हो नहीं रही है। एन ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 2.25%, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेसेस की तरफ। लाइक व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बेसिकली एन अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस। हर बिजनेस बनता है, इनकॉर्पोरेट होता है। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि हम सोल ट्रेडर्स और पार्टनरशिप्स की बात करें, ठीक है, जो एज अ कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होती हैं, तो दोज आर अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस। लाइक कोई कॉर्पोरेशंस नहीं होती। हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की बात करें, ठीक है, इफ़ दे आर रजिस्टर्ड, लाइक सो दोज आर इनकॉर्पोरेटेड बिजनेसेस। लेकिन ये अनइनकॉर्पोरेटेड, तो इनके लिए टैक्स कैसे अप्लाई होता है, इनको टैक्स देना होता है, नहीं देना होता, क्या बेसिस होता है, वो वाली चीज़ यहाँ पर है। तो फ्रॉम द टैक्स ईयर सोल ट्रेडर्स एंड पार्टनर्स आर असेस्ड ऑन अ टैक्स ईयर बेसिस। अब उनके जितने भी पूरे साल के प्रॉफिट्स हैं वो सारे के सारे पहले असेस होंगे। फिर देखें, देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स, वन इज असेसेबल एंड अदर वन इज टैक्सेबल, दोनों में फ़र्क है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ बिजनेस प्रिपेयर्स अकाउंट्स टू 5th April, then the trading profit for the year ended 2025 will be assessed in the tax year. उसी साल में फिर उसको असेस किया जा रहा होगा, और अगर टैक्सेबल होगा तो फिर आप टैक्स भी देंगे। ट्रेडिंग प्रॉफिट्स जिनके सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, खुद या अपने बिजनेसेस होते हैं, तो उनकी टाइम अपोर्शनमेंट है अगर आपके अकाउंट्स 5th April तक नहीं बने हुए, ठीक है। 5th April और 31st March, दोनों डेट्स इंपॉर्टेंट है। अब हम इसमें देखते हैं कि स्वाति मेक्स अप हर अकाउंट्स टू 30th June ईच ईयर। ट्रेडिंग प्रॉफिट्स पहले साल में क्या हो रहा है, 30 जून 2024 तक उसके ये प्रॉफिट्स हैं, और फिर अगली फोरकास्ट है, नॉट एक्चुअल। फॉर द टैक्स ईयर 24-25 स्वाति विल बी असेस्ड। अब जाहिर सी बात है, अब आप देखें, अब उसका जो साल खत्म हो रहा है वो 30 जून पे एंड हो रहा है। तो शुरू कब हुआ था, जुलाई 2023 में, ठीक है। हमारा फिस्कल ईयर कब स्टार्ट हो रहा है, इट्स स्टार्टिंग ऑन 6th April 2024, एंडिंग एट 5th April 2025। तो उस टाइम पे कौन से मंथ्स जो हैं वो मैच कर रहे हैं, वी हैव टू फाइंड इट आउट दिस। सो अब उसके बाद क्या होगा कि 6, देखिए मैंने आपको बताया 6th April। अब लेट्स सी व्हाट इज मेंशन्ड ओवर हियर। 1st July 2023 and ended over here. Fiscal year is starting with 6th April 2024 and ending on 5th April. $2025 out there, right? So now can you see how many months are matching? April 2024, May 24,
एंड जून 24, ठीक है। यहाँ पे आके उसके जो अकाउंट्स हैं वो एंड हो गए। तो कितने मंथ्स हैं ये? सिर्फ और सिर्फ 3 महीने बनते हैं, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे, अब व्हाट विल हैपन, लाइक यू 61,700 जो आपका प्रॉफिट है उस साल का, वो 3/12 से मल्टीप्लाई हुआ, यानी कि सिर्फ 3 महीने असेस होंगे, नॉट द फुल ईयर, ठीक है। क्योंकि अगैन वी आर गोइंग टू टैक्स इट लाइक फॉर दैट टैक्स ईयर, फॉर दैट फिस्कल ईयर रेलिवेंट। तो आपने देखा कितने रेलिवेंट महीने उसमें बनते हैं, 3 महीने के। फिर जब हम अगले साल के फोरकास्टेड प्रॉफिट्स पे जा रहे हैं असेस करने के लिए 69,500, तो ये इसका साल कब खत्म हो रहा है? 30 जून 2025। तो अगेन 30 जून 2025 मीन्स दैट अगेन 1 जुलाई 2024 पे उसका दूसरा साल स्टार्ट हो रहा है, और 30 जून 2025 पे उसका वो ईयर जो है एंड हो रहा है, ठीक है। अगेन हम फिस्कल ईयर के ये 3 महीने असेस कर चुके, सो नाउ वी आर गोना टेक इट लाइक फ्रॉम जुलाई 2024, लेकिन हमारा तो साल खत्म हो जाएगा यहाँ पे। तो हाउ मेनी मंथ्स देन? जुलाई, August, September, October, November, December, Jan, Feb, March. 9 months. So then what is going to happen? For the another one, for this year, we are going to take 9 months only. 9/12 और यहाँ पे 3/12. That's how पूरे साल में एक टैक्स ईयर में उसके प्रॉफिट्स पे 2 अलग अलग रिपोर्टिंग पीरियड्स के टैक्स होंगे। See? Like this आपके पास फिर असेसमेंट आ जाएगी 67,550 के प्रॉफिट्स हैं। So there are no longer any tax advantage when it comes to the choice of accounting date. For example, ठीक है, अच्छा ये डेट्स भी खुद से चूज़ की जाती थी, ठीक है, बिकॉज अगैन सोल ट्रेडर और जो पार्टनर्स हैं उनके पास ये वाली एक लिबर्टी होती है। ओके, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स ये खैर टैक्स फाइलिंग डेट्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब बिजनेस कब शुरू होता है, बिजनेस कब बंद होता है, ये भी आप टैक्स प्लानिंग इसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। सो टैक्स ईयर बेसिस असेसमेंट्स ऑन कमेंसमेंट एंड सजेशंस आर क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपने 2024-25 में स्टार्ट किया, अगैन डेट ऑफ कमेंसमेंट से आप चीज़ शुरू करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये सारे के सारे बेसिस ईयर के रूल्स हैं। सो वेट नाउ जस्ट रीड दिस एग्जांपल आउट देयर। यार्ड कमेंस ट्रेडिंग ऑन 1 नवंबर। अब इसकी बिजनेस की कमेंसमेंट डेट क्या है? 1 नवंबर, ठीक है। हमारी फिस्कल ईयर की क्या होती है? 6 अप्रैल। When the fiscal year started, उसका बिजनेस उस टाइम पे था ही नहीं। तो अगेन 31 अक्टूबर 2025 तक, बिल्कुल ये अगेन सिमिलर क्वेश्चन है, उसके प्रॉफिट्स हैं 64,800। इफ आई जस्ट राइट दीज थिंग्स ओवर हियर सो वी कैन मेंशन इट लाइक दैट। उसका बिजनेस कब स्टार्ट हुआ है? 1 नवंबर 2024, और जो पूरे साल के उसके प्रॉफिट्स हैं 1 नवंबर 2024 till 31 October 2025. The profits are 64,800, ठीक है। ये मैं यहाँ लिख देती हूँ। उसके बाद क्या हो रहा है? जिलानी, अच्छा देयर इज अनदर पर्सन, उसने अपना बिजनेस बंद किया है 31 जनवरी 2025। हर ट्रेडिंग प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 23,400. So this is for the case of Z, and let me write for the case of J. That उसमें क्या हो रहा है? 31 जनवरी 2025 पे उसका जो बिजनेस है वो बंद हो गया। शुरू कब हुआ था? ठीक है, एंड ट्रेडिंग प्रॉफिट 23,400 फॉर द टैक्स ईयर 24-25। अब इसके साथ क्या होगा? कितने मंथ्स पे इसको टैक्स किया जाएगा, ठीक है। अगेन हम देखेंगे भाई डेट ऑफ द कमेंसमेंट, सही है। तो पहला रूल क्या है? डेट ऑफ कमेंसमेंट से लेके आपका जब तक फिस्कल ईयर एंड नहीं होता। तो 1 नवंबर 2024, व्हेन इज माय फिस्कल ईयर गोइंग टू एंड? 5th March 2025. So how many months then? November, December, Jan, Feb, March. 5 months. Right? Then तो आपने 27,000 उसके प्रॉफिट्स असेस कर लिए, और जिलानी के साथ क्या होगा? उसके 10 मंथ्स कैसे बनते हैं? क्योंकि आप देखेंगे कि उसकी क्या चीज़, कौन सी डेट दी हुई है, उसकी एंड डेट दी है। ये कमेंसमेंट थी और ये डेट ऑफ सजेशन है, दोनों में क्या डिफरेंस है? कमेंसमेंट पे आपने स्टार्ट किया जब भी आपका बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, टिल द नेक्स्ट फिस्कल ईयर जब वो खत्म हो रहा है। सजेशन के अंदर क्या चीज़ है कि दिस इज़ फॉर द 10 मंथ पीरियड फ्रॉम 6 अप्रैल। अब आपने अगर ना देखिए 1 Feb 2024, क्या हमारा फिस्कल ईयर शुरू हुआ था उस टाइम पे? नो, फिस्कल ईयर
was not, fiscal year 2024 was not started. तो आप क्या करेंगे, 31 जनवरी से बैक जाएंगे till the fiscal year start date. ओके, यू विल गो टू लाइक योर फिजिकल ईयर स्टार्ट डेट तक जाएंगे आप, और वो कौन सी डेट बनेगी, वो बन जाएगी आपकी 6 अप्रैल 2024. ओके, तो देन यू आर गोइंग टू फाइंड आउट लाइक अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन. तो कितने महीने बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट. सो देन दीज प्रॉफिट्स विल बी मल्टीप्लाइड बाय 10/12. I hope you're getting. Again, very simple to understand. Commencement में, from the date of commencement till the fiscal year end date. और suggestion में क्या हो रहा है, fiscal year start date पे जा रहे हैं. ठीक है, बस. उसके बाद what are we having? We are having like the capital allowances concept. Move to a tax year basis has not changed the way in which capital allowances are treated. They are still deducted in calculating the trading profit figures. ये self-employed businesses के लिए है. Capital allowances, कोई capital expenditure कर रहे हैं तो आपको allowance मिलता है. जब भी आपको allowance मिलेगा, relief मिलेगी, तो in that case आपका tax reduce होगा या increase होगा, ये मुझे आप पढ़ के सारा end में भी बताएंगे. Okay, Jazara has a trading profit before capital allowances of 89,400. कैपिटल अलाउंस उसका अब है 12,300. तो उसने क्या किया, कैपिटल अलाउंस डिडक्ट कर दिया. मुझे बताएं, जब कैपिटल अलाउंस डिडक्ट हो जाएगा तो आपकी टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? डेफिनेटली इट विल डिक्रीज. ठीक है, सब्ट्रैक्ट हो गए, जितने कम प्रॉफिट्स उतने कम टैक्स. देन कमिंग टूवर्ड्स दी पार्टनरशिप्स. पार्टनरशिप्स के साथ भी उनकी एलोकेशंस होती हैं, तो उसमें भी हम यही सेम मंथ अपोर्शनमेंट करके और हर पार्टनर पर उसको स्प्लिट कर देंगे अकॉर्डिंग टू देयर रेशियोज आउट देयर. इसमें भी जैसे क्या हो रहा है, A, B and G आर इन पार्टनरशिप विद G have joined the partnership on 1st December 2024. Profits are shared equally. ठीक है, तो पार्टनरशिप का प्रॉफिट था 31 मार्च 2025. अब ये देखिए फिजिकल ईयर से मिलती जुलती डेट है, 180,000. तो अब इसमें क्या हुआ, आपने देखा कि अप्रैल से आप जो है वो 30 नवंबर 2024, ठीक है, जब वो नहीं आई थी, जी वॉज नॉट इन्वॉल्व इन दैट क्योंकि उसने 1 दिसंबर को आके ज्वाइन किया. तो उससे पहले क्या हो रहा था, ए और बी के बीच में सारे के सारे प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे. सो अप्रैल टू 30 नवंबर 2024 हमने 180,000 को 8/12 से डिवाइड करके 50-50 दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. और ये 8 मंथ्स कैसे हैं, दे हैव कैलकुलेटेड इट फ्रॉम दी अप्रैल. फिजिकल ईयर स्टार्ट से लेके जब के पार्टनरशिप में कोई चेंज नहीं आ गया उस वक्त तक की डेट पे आपने मंथ्स लेके अपने प्रॉफिट्स का पोर्शन किया है. और व्हेन जी हैज़ आल्सो बीन एडेड तो दिसंबर 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक वी हैव लाइक कैलकुलेटेड फॉर अनदर 4 मंथ्स आउट देयर. और फिर अगेन इक्वल स्प्रेड हो रहा है तो आप उसको डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, जो भी परसेंटेजेस गिवन होंगी हम उसको उस पर लगाएंगे. अब अगर आपके बिजनेसेस में लॉसेज हुए हैं, ठीक है, तो आप टैक्स कैसे पे करेंगे? आप टैक्स पे नहीं कर सकते क्योंकि टैक्स हमेशा प्रॉफिट्स में से दिया जाता है. अगर किसी बिजनेस को लॉस हो रहा है, ठीक है, तो डेफिनेटली यू आर नॉट गोना पे टैक्स. उस केसेस में आपके पास कभी कभी ट्रेडिंग लॉस रिलीफ्स भी होती हैं, उसकी कैलकुलेशंस भी सारी की सारी आनी चाहिए. और फिर उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि ट्रेडिंग लॉस फर्स्ट ईयर में आया, सेकेंड ईयर में आया, बिजनेस के शुरू के 4 सालों में आया, किस तरीके से आया. So move to a tax year basis has not changed. Again, these things are just repeatedly said by the examiner. Okay, question पर आते हैं. Mansa was made a trading loss of 25,800 for the year ended 5th April 2025. ठीक है, पूरे साल का उसका लॉस कैलकुलेट करके दिया हुआ है. Mansa's trading loss can be relieved against her total income. अच्छा, अब उसको लॉस हुआ है फॉर द ईयर 24-25. ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि उसकी कोई और अगर इनकम है तो उसमें से हम उसको सेट ऑफ करा देंगे, वरना फिर पिछले साल से सेट ऑफ कराएंगे. एनी अनरिलीव लॉस, और अगर कोई लॉस बच जाता है, मतलब 25,800 में से फिर भी कोई लॉस बच जाता है, तो वो कहाँ जाएगा, नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करेंगे. ओके, इफ अकाउंट्स आर नॉट प्रिपेयर टू 5th अप्रैल सम, हाँ ठीक है, ये खैर एक बात है. अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं. ट्रेडिंग लॉस है 22,200 का, फोरकास्ट ट्रेडिंग प्रॉफिट आपके पास है 34,700. द लॉस इज 22,000 और जो प्रॉफिट है अगले साल का,
ठीक है, वो कितना है 34,700। लेकिन पहले हम कौन सा ऑप्शन ट्राई करेंगे देखते हैं। अब टैक्स ईयर पे जो उसको लॉस है 24-25 में, तो अवेलेबल जो ट्रेडिंग लॉस है, अगेन ये 9 मंथ्स कैसे कैलकुलेट किए जा रहे हैं, आपने बैक जाना है, लाइक स्टार्ट करना है फ्रॉम योर फिस्कल ईयर। सो आपका अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 9 मंथ्स आते हैं, तो हम 9 मंथ्स का असेस करेंगे भाई कितना लॉस है। ठीक है, तो लॉस आपके पास आ रहा है 7975, उसको फिर आप डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर से ही सेट ऑफ करेंगे, क्योंकि करंट ईयर की इनकम तो आपको दी नहीं है। लेकिन अगेन वही बात है, 34,700 सारे का सारा नहीं, उसके 3 महीने, ठीक है, बिकॉज ईयर एंड हुआ इसका 31 दिसंबर 2025, अगर हमारे लिए वही मार्च तक के जो व्हाट शैल आई से मंथ्स हैं वो ही रेलिवेंट है। ठीक है, तो फॉर द 3/12 आपने किया, क्योंकि 9/12 ऑलरेडी यू हैव डन इट फॉर योर लॉसेज आउट देयर, तो आप फिर 7975 को उसमें से माइनस करवा सकते हैं। इफ द ट्रेडिंग प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड हैव बीन, हाँ अब ये देखो, अब इसने यहाँ पे एक बात आपको बताई हुई कि अगर उसी साल में प्रॉफिट दिया होता, ठीक है, तो देन नो लॉस रिलीफ वुड हैव बीन अवेलेबल। जाहिर सी बात है ना, फिर थोड़ी कोई रिलीफ होती। let's do this question now, because it's having the calculations for tax liability as well. Nini has a trading profit of 95,000 और ट्रांजिशनल प्रॉफिट है उसका 10,000। हर इनकम टैक्स लाइबिलिटीज, अब कैसे होगा, आपने प्रॉफिट्स दोनों के दोनों ऐड किए, ठीक है। अब पर्सनल अलाउंस क्यों है यहाँ पे 10,070? कैन एनीवन टेल मी दिस? बिकॉज आई कैन सी दैट वेरी क्लियरली माई इनकम इज एक्सीडिंग 1 लाख। तो टेपर करेंगे आप पर्सनल अलाउंस, ठीक है, 105 जितना एक्सीड कर रहा है डिवाइडेड बाई 2, हम पिछली क्लास में इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। तो 12,570 जो आपको एवरी ईयर अलाउड होता है वो रिड्यूस हो जाएगा, एंड देन योर टैक्सेबल इनकम इज 94। इसको देख के पता चल रहा है HRTP है, HRTP है तो पहले आप BRB फिल करेंगे, एंड देन with whatever is gonna exceed from 37,700 वो फिर आपके पास HRB पे टैक्स हो जाएगा, and this is going to be your tax liability out there. अच्छा, अब एक और चीज़ है यहाँ पे, कैपिटल अलाउंसेस में एक कॉन्सेप्ट आता है AIA का, ठीक है, एनुअल इन्वेस्टमेंट अलाउंस। ये कब मिलता है आपको? अच्छा, ये 1 मिलियन आपको जो है ना वो प्रोवाइड होगा एग्जाम में, ठीक है। सो AIA प्रोवाइड्स एन अलाउंस ऑफ 100% फॉर द फर्स्ट। आपने जब कैपिटल एक्सपेंडिचर किया ना किसी बिजनेस ने, और वो अराउंड 10 लाख के करीब है, ठीक है, लाइक 1 मिलियन, तो आप शुरू के 1 मिलियन मतलब समझो एग्जेम्प्ट है, ठीक है, यू कैन यूज दिस अलाउंस। पूरे साल की बात हो रही है यहाँ पे, और अगर आपने 1 मिलियन से ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर दिया है तो फिर वो क्वालिफाई कर जाएगा WDA के लिए, ठीक है, फिर वो टैक्सेबल होगा। AIA अप्लाइज टू ऑल एक्सपेंडिचर ऑन प्लांट एंड मशीनरी विद द एक्सेप्शन ऑफ कार्स। गाड़ियों पे नहीं होता, ठीक है। 1 मिलियन, और अगर वही बात है कि पूरे साल की चीज़ नहीं है, आपने कुछ मंथ्स के लिए उसका पोर्शन करना है, तो AIA भी अपोर्शन हो जाएगा, ठीक है, ये उन्होंने करके दिखा दिया आपको। तो आपने क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़ना है, उसमें मंथ्स, डेट्स के दे वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टैक्सेशन एग्जाम्स। अब इसको करते हैं। लिंक प्रिपेयर्स अकाउंट्स टू 31 मार्च एंड हैज़ elected to use the accruals rather than the cash basis 1 April। अब अगेन फिस्कल ईयर से उसने इसको स्टार्ट किया है। टैक्स TWDV उसने दी हुई है प्लांट एंड मशीनरी की, एंड दैट इज लाइक 16,007। आपको पूल्स का कॉन्सेप्ट पता होगा, दीज आर एक्चुअली द कॉलम्स आउट देयर कि कौन सा आइटम कौन से पूल में जाना चाहिए। सो हम देखते हैं भाई उसके मेन पूल का बैलेंस है 16,700। अब ट्रांजेक्शन्स देखते हैं। उसने 8 अप्रैल को गाड़ी खरीदी है, गाड़ी पे AIA नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो कहाँ पे आप उसको ऐड कराएंगे, और ये उसकी कॉस्ट है 15,000 मेन पूल में जाएगा, बट हम देखते हैं। उसके बाद दूसरी गाड़ी है 10,100। फिर उसने इक्विपमेंट लिया, तो डेफिनेटली इस पे AIA मिलेगा 98,750। बाकी 2 गाड़ियाँ और हैं, और फिर एक गाड़ी उसने बेच दी है। कार 1, अच्छा कौन से पूल में कौन सी कार को रिकॉर्ड करेंगे, ये चीज़ अगेन उसके कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन पे डिसाइड होगा। car 1 purchased on 8th April has carbon dioxide emissions of 40 grams per kilometer. This car is used by Link and 20% of the mileage is for private journeys। ये स्ट्रेट अवे लिख दिया, तो 80% गाड़ी वो बिजनेस के लिए यूज़ कर रही है और बाकी अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करती है, और 40 ग्राम्स पर किलोमीटर की एमिशन है।
देन कार 2 परचेज्ड, और ये गाड़ी दूसरी गाड़ी है जो उसने बेची है 75 ग्राम्स. कार 3 परचेज्ड ऑन 2 सितंबर हैज़ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस ऑफ 45 ग्राम्स. कार 4 इलेक्ट्रिक गाड़ी है, ठीक है. कैपिटल अलाउंसेस का क्लेम करना उसने. अब जस्ट हैव अ लुक एट दिस कैलकुलेशन. सी WDV सबसे पहले आपने अपना रिकॉर्ड किया 16,007. हमें आपको बताया था कि इक्विपमेंट 1 मिलियन के अंदर अंदर ही आ रहा है, तो ये तो बिल्कुल AIA मिला इसको 98,750. आपका अनयूज्ड AIA कितना रह गया? 1 मिलियन में से इस अमाउंट को माइनस कर दें, वो आपका अनयूज्ड अलाउंस रह जाएगा, ठीक है. आपने अलाउंस को अलाउंस के कॉलम में रिकॉर्ड किया, ठीक है. एवरी फिगर शुड गो इनटू द रिस्पेक्टिव कॉलम आउट देयर. ये देखें, AIA 100% पे इक्विपमेंट की कॉस्ट क्वालिफाई हुई, अलाउंस में चली गई. उसके बाद जीरो हो गया, मेन पूल में कुछ भी नहीं आया, और ठीक है. देन गाड़ियों की बात हो रही, गाड़ियों को AIA नहीं मिलता, ठीक है जी, तो AIA बस इतना ही रहा जितना है. अब आ जाते हैं पहली गाड़ी के ऊपर. फर्स्ट कार इज गोइंग लाइक 15,600. दूसरी गाड़ी स्पेशल रेट पूल में जा रही है. तीसरी गाड़ी भी मेन पूल में है, ठीक है. और उसके बाद जो दूसरी गाड़ी की प्रोसीड है, ठीक है, वो भी स्पेशल रेट पूल में जा रही है. वाई? कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, ठीक है, 55 ग्राम से कम है उसकी एमिशंस, दैट्स व्हाई. अच्छा, उसके बाद आपने तीनों कॉलम्स का टोटल किया. WDA डेफिनेटली आपने सब पे अप्लाई किया. स्पेशल रेट पूल पे बैलेंस ही डिफरेंट है, 18 के अलावा 6 होता है, वेरी लेस आउट देयर. तो वहाँ से आपने, और अगेन जो गाड़ी बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ हुई है उतने ही % यहाँ पे अप्लाई होगा, 100% नहीं होगा. दैट्स वाई over here it is mentioned as 80%. ये 80% कौन सा? प्राइवेट 20 दिया था ना, तो आपने 100 में से माइनस करके निकाल लेना. तो बेसिकली दिस इज गोना क्वालिफाई एज योर WDA अलाउंस के कॉलम में लिखा. दिस इज नॉट योर AIA बट एन अलाउंस. और फिर फाइनली यू हैव कैलकुलेटेड योर टोटल अलाउंसेस. जो दूसरी आखिरी गाड़ी थी वो 100% FIA पे चली जाएगी, ठीक है. फर्स्ट ईयर अलाउंस है क्योंकि वो नई गाड़ी है. सो दिस इज लाइक गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर. तो ये WD आपका नेक्स्ट ईयर के लिए चला जाएगा. एनी क्वेश्चंस, एनी कंफ्यूजन्स यू कैन आस्क. तो ये उसके टोटल अलाउंस. अब यहाँ पे इसकी सारी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है कि कौन सी गाड़ी क्या हुआ. कार 1 इज केप्ट सेपरेटली बिकॉज देयर इज प्राइवेट यूज. जब भी प्राइवेट यूज है, आप प्राइवेट यूज के लिए एक अलग कॉलम बनाएंगे, ठीक है. उसकी एप्लीकेशन बिल्कुल ये मेन पुल वाली ही होगी, लेकिन सेपरेट दिखाएंगे उसको. कार 2 उसकी 50 ग्राम्स पर किलोमीटर थी, therefore qualifies for WDA at the rate of 6%, even though it's the only asset in the special rate pool. इसके ऊपर कोई बैलेंसिंग अलाउंस नहीं है. कार 3 150 ग्राम्स पे थी and therefore qualifies for WDA, ठीक है. So whatever is gonna exceed over 50 ग्राम्स पर किलोमीटर वहाँ चला जाएगा. और कार 4 की एक्सप्लेनेशंस भी आपको दी हैं. जीरो इमिशंस कार है, न्यू कार्स हैं, सारी की सारी FIA में जाएंगी. अच्छा, फिर आ जाते हैं स्ट्रक्चर्स एंड बिल्डिंग्स अलाउंसेस की तरफ. अगर आप कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं, कोई बिल्डिंग है, उस पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसकी जो रेट्स डिफरेंट है वो 3% है, ठीक है. और उस पर चीज़ क्या है? एनुअल स्ट्रेट लाइन अलाउंस इज अनचेंज्ड एट 3%. रिलीफ दी जा रही है आपको 33 years and 4 months के लिए. एक दीज आर लाइक वेरी ह्यूज प्रोजेक्ट्स दैट द कंपनीज कैन मेक आउट देयर. तो इस पर यही डायनेमिक्स है, ये आप पढ़ सकते हैं. जैसे उसने आपको एग्जांपल दी है. दिस कंपनी हैज़ एन अकाउंटिंग रेफरेंस डेट ऑफ 31 March 1 July 2024. द कंपनी परचेज्ड अ फैक्ट्री जिसमें लैंड की प्राइस भी शामिल की हुई है. फैक्ट्री वॉज ब्रॉट इन टू यूज़ ऑन 1 September 2024. क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा इसके अंदर? 360,000. दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने. और अगैन जितने मंथ्स आपके फिस्कल ईयर में आ रहे हैं उतने ही मंथ्स पे आपको SBA मिलेगा. मंथ अपॉर्चनमेंट इज अगैन वेरी मच इंपॉर्टेंट. और सारे रूल्स यहाँ पे सेम है मंथ अपॉर्चनमेंट रिलेटेड, तो उसमें भूलने का कुछ भी फैक्टर नहीं है सच. these rules लाइक ये यहाँ पे लिख दिए, ये आपको एग्जाम में गिवन होगा. Coming towards another very simple concept of NICs, ठीक है. UK में बेसिकली क्या होता है कि वहाँ पे आपके पास ये बेनिफिट्स, जो ओल्ड एज बेनिफिट्स होते हैं जितने भी, वो कैसे अप्लाई होते हैं. जैसे पेंशन में आपको बताया था कि आपकी आज आपकी सैलरी से लाइक वो योर प्रेजेंट वैल्यू बेसिकली टू हैव समथिंग फॉर योर फ्यूचर. लाइक आप क्या करते हैं, आज आपकी सैलरी से वो डिडक्शंस हो जाती हैं, ठीक है. तो सेम लाइक दैट आपने इंश्योरेंस के लिए भी कंट्रीब्यूट करना होता है. तो अगैन देयर आर द क्लासेस फॉर NICs. सो टैक्स ईयर में मेन रेट ऑफ एम्प्लॉय क्लास 1 NIC वो 8% है, एडिशनल रेट 2% है, ठीक है. मेन रेट ऑफ 8% विल बी पेड ऑन अर्निंग्स बिटवीन, आपकी अर्निंग्स पर डिपेंड करता है. अगर आपकी अर्निंग्स इस बैंड में फॉल करती है तो 8% है, और फिर बाकी उससे ज़्यादा 2% है.
ठीक है, ये सारे रेट्स आपको गिवन होंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ यूज़ करने आने चाहिए। एम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी दिया हुआ है उसने आपको 5000 का। डायरेक्टली कमिंग टूवर्ड्स ये देखें, इस तरह से आपको पूरा टेबल गिवन होगा और इसमें आपने देखना है आप कौन सी क्लास में फॉल करते हैं, कौन से बैंड में फॉल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये 3 एम्प्लॉयज़ हैं जिनको 60,000 पर ईयर दिया जाता है। One of the employees was provided with the following taxable benefits during the year. Okay, company car fuel, living accommodation। अब मुझे बताएं तीनों के तीनों बेनिफिट्स हैं? बिल्कुल हैं। अब आपने इसकी क्लास 1 एंड क्लास 1A NIC लाइबिलिटीज फाइंड आउट करनी है और ये आपकी अर्निंग्स पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, अर्निंग्स इन द बेनिफिट्स। तो जो एम्प्लॉई क्लास 1 है, ठीक है, उस पर किस तरीके से चीज़ अप्लाई हो रही है? 50,270 में से फर्स्ट ऑफ ऑल योर फर्स्ट बैंड की जो आपकी फाइनल इनकम है वो एक्सीड होगी। ठीक है, 8% अप्लाई होगा। देन फिर उसमें से जितना एक्सेस बचा कि आपकी 60,000 इनकम है तो 50,270 आपके फर्स्ट लाइन में चला जाता है। फिर जितना एक्सीड कर रहा है वो 2% पे अप्लाई होगा। ठीक है, एम्प्लॉय क्लास 1 NIC इज गोना बी फाउंड आउट लाइक दिस। देन एम्प्लॉयर क्लास 1 NIC वो भी आपके लिए कॉन्ट्रीब्यूट करेगा आप ही की अर्निंग्स के ऊपर। अगैन उस पर भी आप जाके देखेंगे 9100 दिया हुआ है। ठीक है, जितना एक्सीड कर रहा है उस पर 13.8 लग गया। देन योर टोटल एम्प्लॉयर्स क्लास 1 NIC बिकॉज यू हैड योर 3 एम्प्लॉयज तो वो आपने तीनों के तीनों मल्टीप्लाई कर दिए। एम्प्लॉयमेंट अलाउंस 5000 है तो यू आर हैविंग योर फाइनल आंसर फॉर योर पेबल अमाउंट। अब क्लास 1A NIC आपकी बेनिफिट्स पे होती है तो बेनिफिट्स तीनों के तीनों बेनिफिट्स ऐड होंगे और फिर 13.8 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस में मार्क्स लूज करना सिर्फ बेवकूफ़ी होती है और कुछ भी नहीं होता। दीज आर द कैश मार्क्स। इसमें आपने सिर्फ चीज़ें याद रखनी है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है सच। लाइक आपको अगर इनकम टैक्स लायबिलिटी निकालनी आती है तो आप ये भी निकाल सकते हैं, ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यू शुड नो दैट कि जैसे एम्प्लॉयर क्लास 1A है तो 1A है ही टैक्सेबल बेनिफिट्स के लिए, तो अगर आपने बेनिफिट्स कैलकुलेशन सीख ली तो ये फिर साथ में ही कंबाइंड मार्क्स हो जाते हैं। देन क्लास 2 NIC जा चुका है, क्लास 4 में भी सेम इसी तरीके से सी, so you can apply it like that। पेंशन स्कीम्स पे मैं बात कर चुकी थी लास्ट क्लास में, ये खुद से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अगर कोई ये फाइनेंस एक्ट के आर्टिकल कोई अच्छे से पढ़ ले, सॉल्व कर ले तो आपकी 50% से ज़्यादा तैयारी तो इसी में होती हुई नज़र आ जाती है। So this is like basically connected with your employment income out there. So till now we have covered up the trading profit scenario. Trading profits भी आपकी income होती है। Employment income के ऊपर हम बात कर चुके हैं। ठीक है, pensions, allowances, these things we have like covered up for the fiscal for like June 2025 out there। तो उसमें आप maximum questions की ही practice करें और go towards the kit के questions भी हम solve करेंगे। ठीक है, और उसके बाद डू रिमेंबर लाइक द लिमिट्स। ठीक है, एंड डिडक्शंस क्राइटेरिया, कब कौन सी चीज़ माइनस करनी है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगैन जो बहुत कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं वो यही करते हैं कि वो मंथ्स अपॉर्चनमेंट मिसिंग होती है। मैं एग्जामिनर रिपोर्ट्स पे खैर जब मैं एग्जामिनर रिपोर्ट्स पे एक्सप्लेन कर रही होंगी तो उसमें आई विल बी टेलिंग दैट व्हाट एग्जामिनर इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द स्टूडेंट्स। और एग्जामिनर रिपोर्ट्स में खुद की बातें लिखी हुई होती है कि उसने क्या सोच के एग्जाम बनाया होता है एंड व्हाट स्टूडेंट्स डू विद दैट। ठीक है, तो अगैन वी हैव टू एक्सप्रेस आवर नॉलेज कि इन द राइट डायरेक्शन उसको सीखें। और अगैन कुछ डायरेक्शंस क्वेश्चंस आपको खुद देते हैं। ठीक है, तो उसी डायरेक्शन में रहते हुए हमने उनको आंसर करना होता है। नहीं करते तो फिर डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लूज योर मार्क्स। सो योर टारगेट शुड बी टू हैव अ वेरी गुड नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स और आप उसको अपनी लाइफ में कैसे एनालाइज करेंगे। ACCA इज ऑल अबाउट दीज प्रैक्टिकलिटीज़। तो अगर आपको पेंशन स्कीम के लिमिट्स और ये सारी चीज़ें नहीं पता, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो देन हाउ आर यू गोइंग टू प्लान योर टैक्स फॉर दिस थिंग। ठीक है, अगैन टैक्स ज़्यादा अगर आप पे चार्ज हो रहा है आप उसको कम भी कर सकते हैं। यू कैन सेव योर टैक्स। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में ये चीज़ पढ़ी थी ट्रांसफरेबल पर्सनल अलाउंस की, जब मैंने बात की थी टू ट्रांसफर टू योर पार्टनर आउट देयर ताकि आप अपना बैंड यूज़ कर सकें। सारी प्लानिंग है आपकी। तो अगैन यू कैन यूज़ योर माइंड इन दीज थिंग्स। और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, कहीं से भी आ जाता है, जो उसमें यही वो पूछते हैं आपसे कि हाउ मच टैक्स सेविंग। जिसको मार्जिनल वर्किंग करनी आ जाएगी उसका सबसे ज़्यादा टाइम सेव होगा इन सारी चीज़ों में। एंड आई थिंक आई डिस्कस्ड वन थिंग लाइक इन द last class out there or in some of my classes where I said that I have solved a case of taxation in real life from Canada। तो मैं खैर एक अलग से इसके ऊपर बात करूंगी कि उस केस में था क्या, बट इट वॉज अ रियल केस। देन आई गॉट टू नो दैट व्हाटएवर वी आर स्टडीइंग इट इज़ अराउंड अस बट वी आर अनएबल टू सी दैट। तो उसको देखेंगे, हर
हर किसी के सराउंडिंग्स में कोई ना कोई केसेस मौजूद हो सकते हैं, तो वो लाइक टू अंडरस्टैंड दोज आपके पास अगैन रेलिवेंट कॉन्सेप्ट्स होंगे तो चीज़ समझ आएगी, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी कवरिंग फॉर CGT कैपिटल गेन्स टैक्स, ये कलर डायनेमिक्स एंड टैक्स के ये भी एग्जाम में आप 10 to 14% पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इनकम टैक्स से तो खैर इसका वेटेज कम है, सो विद दैट परस्पेक्टिव वी विल रीड दैट, बट फॉर नाउ वी आर डन लाइक विद आवर इनकम टैक्स पार्ट। ओके, एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी, rest, thank you very much, let's see you in another class।